Welcome everybody to this new lecture of our session relativistic electrodynamics. And before we try to grab some concept about relativistic electrodynamics, let us familiar with some concept of special theory of relativity. इसका रीजन ये है कि ये जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सिलेबस है, दैट इज द 4th यूनिट ऑफ योर सिलेबस, ये एक्चुअली कंसेप्ट्स हमें यहाँ जो स्टडी करने हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही कंसेप्ट स्टडी करने हैं, लेकिन यहाँ जो हमें इनपुट चाहिए, जो इनपुट बेसिक इनपुट जो हमें चाहिए, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें प्रोवाइड करा सकती है। सो कंसेप्ट हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही स्टडी करने हैं, वही कुछ नया यहाँ हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। मीन्स टू से दैट कि आप ये सोचें कि यहाँ कुछ नया हमें कंसेप्ट मिलेगा, नहीं। हमें कंसेप्ट वही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कंसेप्ट स्टडी करने हैं। मैक्सवेल इक्वेशन को स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज, या पोटेंशियल्स रिटार्टेड और समथिंग विद द पोटेंशियल ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट। कंसेप्ट वही जो आप स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी इन दिस सिलेबस, वही हैं। लेकिन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये है, देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आप ये वर्ड अगर आप देखें, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो आप स्टडी कर चुके हैं, यही हिस्सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आपके सिलेबस में है। लेकिन उनको रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से स्टडी उनका कर सकते हैं, ये हमें बताएगा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इस कंसेप्ट को शुरू करने से पहले हमें कुछ समय देना पड़ेगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अभी जो आगे के 2-3 लेक्चर्स होंगे, मे बी 2 और 3 और मे बी 4, आई डोंट नो, तो वो सब रिलेट करेंगे, वो सब टच में हमें लेके आएंगे अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी ये जो हम करने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस का कम से कम हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पहुँचना है, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर पहुँचना है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ये कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। ओके, और ये बहुत अच्छा, बहुत फैमिलर, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, कम से कम मुझे बहुत अच्छा लगता है अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा इसके बारे में कहते हैं कि ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि परियों की कहानी है, परियों की कहानी है कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई आप किसी बस स्टेशन पे खड़ी हैं, कोई बस गुजरती है, तो वो जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है कि हाँ मूविंग कोई फ्रेम है, तो आपको वो लेंथ कम दिखाई देने लगती है। या तो फिर कोई आप कहीं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो जो आपकी घड़ी में समय है, या कोई दूसरा व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे लगी हुई घड़ी है, तो उसमें कुछ टाइम डायलेशन हो जाता है, वो घड़ी कम चलती हुई आपको दिखाई देती है। और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं यहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हमें रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर बात करनी है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। देखिए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होना ये है, अंत में हम यहाँ 4 वेक्टर की फॉर्म्स को पढ़ेंगे। 4 वेक्टर जब आएगा स्टडी में तभी उसके ऊपर बात करेंगे, अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं, इनको हम कैसे एक सिंपल एक इक्वेशन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बहुत सारे जो फील्ड्स हम यहाँ स्टडी करके आए, उनको छोटे रूप में, है ना, छोटे से रूप में हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यूनिट हमें वो बात सिखाएगी। नया इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही हैं, रिजल्ट्स वही हैं, मेथड्स वही हैं, फॉर्मूले वही हैं, बस उनको लिखने का तरीका ये यूनिट हमें बताएगी। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग these concepts, we have to be
in touch or familiar with the special theory of relativity, the Einstein's special theory of relativity. आइंस्टाइन बहुत बाद की बात है, पहले की कहानियां हम यहाँ स्टडी करने, बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन, अगर किसी भी पॉइंट का आपको पोजीशन पता करना है तो हमें हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस, किसी भी पॉइंट का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का अगर आपको पोजीशन पता करना है तो ये हमारे पास टूल है, द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट का, किसी भी लोकेशन का, किसी भी व्यक्ति का पोजीशन आप पता कर सकते हैं. मान लीजिए, और पता करने के लिए ज़रूरी जो बात है, एक आपके पास लेंथ का स्केल होना चाहिए और दूसरा जो स्केल होना चाहिए वो आपके पास टाइम का होना चाहिए. मान लीजिए आप इस पॉइंट का पोजीशन पता करना चाह रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप एक्स एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया आपने, वाई एक्सिस पे आप कितना चले और जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है. जेड एक्सिस चूंकि ये पेपर के प्लेन में बना हुआ 3 डायमेंशनल एक्सिस है तो आउट ऑफ द पेज या इन टू द पेज, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वाई से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें या एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट द डायरेक्शन ऑफ जेड इज फिक्स्ड. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को पता करना है, ओके, तो आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं कि एक उसका लेंथ का स्केल चाहिए होती है, लंबाई मीटर में काउंट करते हैं, सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, किलोमीटर में काउंट कर सकते हैं, और दूसरा आपको टाइम का स्केल चाहिए होता है. इन दोनों का अगर आपको पता हो तो आराम से आप उस पॉइंट का पोजीशन किस समय पर कहाँ है ये आप पता कर सकते हैं. किस समय पर इसका जवाब देगा ये स्केल, द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहाँ है इसका जवाब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देगा, कब है इसका समय ये जवाब ये टाइम का स्केल आपको देगा. ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस सिस्टम. एक्सिस सिस्टम, और इसी एक्सिस सिस्टम को हम एक सुंदर सा शब्द है, वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, लेट्स सी हियर, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, और इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन एक्सिस इज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर ये कांस्टेंट है ये, then it is said to be in rest. And if x, y, z changes with respect to time, ये कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं. मान लीजिए आप x एक्सिस पे चले 2 मीटर, y एक्सिस पे चले 3 मीटर, और इस पोजीशन की z एक्सिस से डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बोला है ये कांस्टेंट रहता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. लेट्स सी हियर, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट है. मान लीजिए ये 2, 3, 4 है, और ये कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड, ये कोऑर्डिनेट्स टाइम के रेस्पेक्ट में फिक्स हैं. टाइम के रेस्पेक्ट में फिक्स हैं, ये टाइम के साथ नहीं बदलते. तो हम इसको कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, ये रेस्ट में, ये टाइम के साथ नहीं बदलता, इसका पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदलता. और दूसरे केस में अगर ये टाइम के साथ यहाँ पहुंच जाता, मान लीजिए किसी समय पे यहाँ था, दूसरी पोजीशन ये है इसकी, और इसके कोऑर्डिनेट बदल के मान लीजिए 3, 4 एंड 5 हो जाते हैं, तो अब ये टाइम के साथ मूव कर रहा है, तो हम इसे कहते हैं ये मोशन में है. ये जो पॉइंट, पार्टिकल या बॉडी है, ये मोशन में है. हम इसको कहते हैं कि दिस बॉडी और अ पार्टिकल इज इन मोशन. तो अगर टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल के पोजीशंस नहीं बदलती,
विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको रेस्ट में कहते हैं, और अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बदलता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसे कहते हैं वो मोशन में है, वो मोशन में है। ओके, अब and if x y z changes with respect to time then it is said to be in motion। ये it का क्या मतलब है? ये कोई पॉइंट हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकती है, कोई बॉडी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। ये वर्ड आप बहुत ज्यादा यहाँ स्टडी करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इन लेक्चर्स में। आप इस वर्ड को बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले हैं, इवेंट वर्ड। व्हाट इज इवेंट? इवेंट का मतलब होता है घटना, घटना। ओके, तो इस पूरे सिस्टम को जिसमें हमारे पास एक लेंथ का स्केल हो, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए एक टाइम का स्केल हो, टाइम के साथ ये पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है, टाइम के साथ ये बदल रही है नहीं बदल रही है, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, एक लेंथ को नापने का कोई सिस्टम हो, लेंथ को नापने का कोई स्केल हो, एक टाइम को नापने का कोई स्केल हो। तो इस सिस्टम को हम एक्सिस सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए ये जो वर्ड है, आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, और दूसरा है टाइम, यानी किस पोजीशन पे किस टाइम पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है, या दूसरे किसी टाइम पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है। अगर ये दोनों बातें आप बता देते हैं, ये दोनों बातें आप बता देते हैं अबाउट एनी पार्टिकल, तो आप कहते हैं कि आपने उसकी पोजीशन को बता दिया है, यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो पार्टिकल उस समय वहां है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए एक बस है और आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, या आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी वे में आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपका कोई डेस्टिनेशन है, कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी, मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए आपको ऋषिकेश लिखा है, आपको ऋषिकेश जाना है। तो बस में बैठकर जब आप अपने सहयात्री से डिस्कस करते हैं, अपने आपके साथ जो और व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, और इस समय बस जो है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि जो आपका एक्सिस सिस्टम है, आपका एक्सिस सिस्टम वो बस में ड्रॉ किया गया है। यानी आप जिस सीट पे बैठे हैं उससे आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, उसी सीट से आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, और उसी सीट से आप जेड एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बस मूव कर रही है लेकिन आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है। बस के मूव करने से आपका बस का पोजीशन नहीं कह रहा हूं, आपका पोजीशन जिस सीट पे आप बैठे हैं, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बस के फ्रेम में आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है, आपका पोजीशन फिक्स है। आप अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, जेड एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो आपका पोजीशन फिक्स है बस में। आपका पोजीशन एक्स, अगर आपका कोऑर्डिनेट कुछ भी था, मान लीजिए विद रेस्पेक्ट, अब यहां कहीं है बस में, यहां कहीं है, तो यहां है, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस था, वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस था, और जेड एक्सिस से जितना डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कांस्टेंट बना हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप मूव नहीं कर रहे हैं, बस मूव कर रही है। तो आप फिक्स हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। ये एक व्यू है, ये एक व्यू है। ये अगला देखते हैं, अगला। अब बस के फ्रेम में हम ये बात कह रहे हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये जो 2 वर्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है ये वर्ड इवेंट। ये आगे चलकर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो लेट्स सी इट। अब ये बस जा रही है ऋषिकेश। अब जब आप अपने सहयात्री से बात करना शुरू करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई ऋषिकेश
कितनी दूर है, ऋषिकेश कितनी दूर है, तो वो आपका सहयात्री कहता है 2 घंटा 4 घंटा, जितना भी आपको वो बोलेगा। फिर जब आप कुछ देर ट्रेवल कर लेते हैं तो आप कहते हैं ऋषिकेश आ गया, ऋषिकेश आने वाला है, ऋषिकेश चला गया। इस तरह से आप डिस्कस करते हैं अपने सहयात्री से, इस तरह से डिस्कस करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप बस के फ्रेम में हैं तो मूव ऋषिकेश कर रहा है, ऋषिकेश आने वाला है, ऋषिकेश आ गया है, ऋषिकेश चला गया है। ये क्या है? ये मूवमेंट ऑफ सिटी है, मोमेंट ऑफ सिटी। यानी जब आप बस के फ्रेम में हैं, आप स्थिर हैं, तो मूव कौन कर रहा है? सिटी मूव कर रही है, दैट पर्टिकुलर सिटी मूव कर रही है। यानी अगर आप ऋषिकेश को बोलेंगे तो आप कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर सिटी और डेस्टिनेशन इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू बस। बस के रेस्पेक्ट में वो सिटी मूव कर रही है। जब आप कहाँ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है? बस में है। अब इसके उल्टी एकदम अपोजिट सिचुएशन को हम कंसीडर करके देखते हैं। अब देखिए, ये एक ट्रेन है जो पटरी पर दौड़ रही है और यहां आप खड़े हैं स्टेशन पे। इस समय आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप बहुत ज्यादा कोई टिपिकल वर्ड ना माने, ये आपकी पोजीशन को बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बस आपकी पोजीशन कहां है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब आप बस में यात्रा कर रहे थे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस बस में फिक्स था। अब जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां इस प्लेटफॉर्म पे फिक्स है। और ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है, तो हम कहते हैं द ट्रेन इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म एज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये मूव करती हुई आपको दिखाई देती है, जबकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है? प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर यही आप इस ट्रेन में बैठे होते, तो फिर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन मूव नहीं कर रही होती, वो डेस्टिनेशन मूव करती जिसके पे आपको पहुंचना है, जिस पे आपको पहुंचना है। या तो फिर ये प्लेटफॉर्म मूव करता विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। जब आप ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पार्टिकल का पोजीशन पता करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो रेस्ट में है तो जो उसका पोजीशन है वो नहीं बदलेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेस्ट में है। पोजीशन बदलता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में है। ओके, और अगर आप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, भले ही वो बॉडी मूव कर रही हो जहां आप हैं, तो आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन मूव कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज कंसेप्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो 2 तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। The first one is known as the inertial frame of reference, or you can simply say it as inertial frame, and second one is the non-inertial frame. Inertial यानी जड़त्वीय और non-inertial यानी अजड़त्वीय। ओके, 2 तरह के हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं, और मैं अभी से आपको बता दूं कि यहां हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो यहां हमारा कंसंट्रेशन रहेगा अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। वेदर ए फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई फ्रेम इनर्शियल होगा, जड़त्वीय होगा, या कौन सा फ्रेम
नॉन इनर्शियल होगा, अजड़त्वीय होगा। ये गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आई होप कि आप सभी लोग फेमिलियर होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन then it will remain in rest or in uniform motion until or unless any external force applied on it. This यानी कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी इवेंट अगर रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन, मैं फिर से बोल रहा हूं ये यूनिफॉर्म मोशन है, अभी इसके ऊपर आएंगे। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। exerted or applied an external force, तब तक उसका जो पोजीशन है, चाहे उसका पोजीशन रेस्ट का है या तो उसका पोजीशन यूनिफॉर्म मोशन का, तब तक नहीं बदलेगा। कोई फ्रेम इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा वो डिसाइड करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे फ्रेम्स, ऐसे एक्सिस सिस्टम, ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना जहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है या उसका पालन किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, वो फ्रेम्स कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। जड़त्वीय फ्रेम को, जड़त्वीय फ्रेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते होंगे, पर जड़त्वीय बोलते हैं। इनर्शियल को हिंदी में जड़त्वीय बोलते हैं। ओके, सो जहां न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, वो फ्रेम्स, वो एक्सिस सिस्टम, वो पोजीशन सिस्टम, वो कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जहां ये वैलिड नहीं है वो कहते हैं, उन फ्रेम्स को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इनवैलिड है? क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर जगह कार्य नहीं करता है, हर जगह वैलिड नहीं? हमने तो अभी तक कहीं नहीं पढ़ा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। ऐसा तो हम कहीं स्टडी नहीं करके आए, किसी कंसेप्ट में हमने आज तक नहीं स्टडी किया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। हालांकि अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिलेबस में हम ये स्टडी करके आए हैं कि द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज नॉट वैलिड इन ईडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हम स्टडी करके आए हैं। ओके, सो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में बनी रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में बनी रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यानी रेस्ट की पोजीशन को अगर डिफाइन करना है, यानी बल F, फोर्स जो F है वो 0 होगा। कब? जब उसका एक्सिलरेशन 0 हो। और एक्सिलरेशन 0 होने के लिए क्या जरूरी है? कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं द एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई d by dt, that the time rate change of any constant gives you 0. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां रहने वाला है। v कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे के टॉपिक्स में। बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है वेलोसिटी एज अ कांस्टेंट, और वेलोसिटी, और यू कैन से इट एज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है कि अगर
कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। और यही तो ये कंडीशन है, नो फोर्स। जब तक ये फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में बॉल आपके पास आती है तो आप दोनों हाथों से उस बॉल को रोकने का प्रयास करते हैं। वो बॉल का जो वेलोसिटी है उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जिस वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रही है, कैच पकड़ते हैं तो जिस वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रही है उस वेलोसिटी को आप उस फोर्स को कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं। यहाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस नहीं है। सेकंड, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन में जो शटल है उसको आप रैकेट से धीमा या तेज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज यानी उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे होते हैं। तो वहां भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे होते हैं। बहुत सारे असंख्य ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। फुटबॉल का गेम आप खेल रहे हैं, जब गेम्स की ही बात कर रहे हैं, फुटबॉल का गेम आप खेल रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से आ रही है उस पे जो अर्थ फ्रिक्शन लगाएगी उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, एक्सीलरेशन से उसका फोर्स 0 होगा, और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड ही रहेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी रहती हैं जहां न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, यानी आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज केवल तभी होगा जब आप वहां कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। जब वहां कोई आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी में आपको चेंज मिलेगा। ओके, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां आपने कोई फोर्स वर्क नहीं किया, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपकी वेलोसिटी या फिर मैं कहूं आपकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। कैसे, देखिए। अब ये कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है, विच इंप्लाइज दैट इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, दैट इज बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देर इज नो फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। या फिर हम कह सकते हैं वेन एवर देर इज चेंज इन वेलोसिटी अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी और एक्टिंग अपॉन द बॉडी। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो कोई फोर्स नहीं। ये देखिए, ये सिचुएशन में, और अगर चेंज है वेलोसिटी में तो वहां निश्चित रूप से उस बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी भी हैं जहां न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वर्क नहीं करता। कैसे, आप फिर से एक बस में आपको ट्रेवल करा देते हैं। एक बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपकी बस है। अब बस आपका जो एक्सिस सिस्टम है, आपका जो रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो अभी बस में फिक्स है, आपकी पोजीशन फिक्स है और आप आराम से बैठे हुए हैं बस में। बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, आपके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है इस समय, या फिर अगर कर रहे हैं तो वो सारे बैलेंस फोर्स हैं, यानी आपके ऊपर जो फोर्स अभी वर्क कर रहा है वो 0 है। इस सिचुएशन में एक्स वाई जेड एक्सिस, जिसको हम रेफरेंस सिस्टम आपका कह सकते हैं, फिक्स इनटू द बस, उसमें कोई चेंज नहीं है। यात्री काफी दूर दूर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको धक्का मार दिया या कुछ इस तरह की सिचुएशन है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। होता क्या है कि बस ड्राइवर ब्रेक लेता है, और जब बस ड्राइवर ब्रेक लेता है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ। वहां तो आपके ऊपर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, वो सिचुएशन मैंने आपको पहले समझा दिया, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स है तो बैलेंस फोर्स है, आपका वेट mg है जो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ बैलेंस हो रहा है। मैंने बताया आपको जितने फोर्सेस हैं वो सब 0 हैं।
बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक लेता है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्यों हुआ? वहां किसने आपके ऊपर आकर फोर्स लगा दिया? वहां किसने आपके ऊपर आके फोर्स लगाया? ताकि आप आगे की तरफ झुक गए, आगे की तरफ आप झुक गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यहां तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था, ना आपको किसी ने धक्का मारा, फिर आप आगे की तरफ क्यों झुके हैं इस सिस्टम में? तो यहां एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट हमारी स्टडी में आता है। स्यूडो यानी छद्म बल, स्यूडो फोर्स, झूठे बल। ऐसा कोई बल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता नहीं है, पर फॉर द सेक ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उनको वैलिड रखने के लिए हमने यहाँ कंसेप्ट लाए स्यूडो फोर्स का, कि ये जो फोर्स आपके ऊपर लगा है, ये फोर्स जो लगा है आपके ऊपर वो स्यूडो फोर्स है, एक छद्म बल आपके ऊपर लगा है, फॉर द सेक ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी स्यूडो फोर्स की वजह से जो आपके ऊपर एक्ट किया है, आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करना शुरू कर देते हैं। आपकी गति स्थिर नहीं रहती। नहीं तो होना ये चाहिए था कि अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से बस ट्रेवल कर रहे तो आप अपनी जगह स्थिर रहना चाहिए था। सो इन दिस केस देयर इज अ स्यूडो फोर्स acting on the passenger, and in this frame of reference Newton's first law of motion doesn't valid. तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगा तो मोशन कैसे हुआ? मोशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी करके आए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि मोशन तब तक नहीं हो सकता, या आप सीधे बोलें कि पोजीशन, चाहे वो रेस्ट की हो या फिर वो इन्फॉर्मेशन की हो, उसमें तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कोई बाह्य बल वहां ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां एक्ट ना किया जाए। तो फिर यहां क्या हुआ? तो इन कंडीशंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहता। Thus there are some frame of reference in which Newton's first law of motion is valid and in some other it is not. तो कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, लेकिन कुछ दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दूसरे एक्सिस सिस्टम में, दूसरी सिचुएशंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। ओके, लेट्स सी। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात कर रहे थे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने आपको बताया कि दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलेंगे इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, एंड नॉन इनर्शियल उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को बोलेंगे जिनमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। To use the Newton's first law of motion or to validate it, the concept of pseudo force comes into our study. तो उसके सेक के कारण, उसको बचाने के लिए, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो वैलिड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो उसको फॉर द सेक ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम स्टडी में आते हैं हमारे पास स्यूडो फोर्स, छद्म बल। और वास्तव में एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली कोई इन फोर्सेस का एग्जिस्टेंस नहीं है। और दूसरी एक बात यह है कि जो स्यूडो फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा तो स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जब आएगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। अब ये कोई कार का एग्जांपल यहाँ दिया गया है इस बात को समझाने के लिए कि स्यूडो फोर्स एक्टिंग
अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन, जो कार का जो एक्सेलरेशन, उसके अपोजिट वर्क कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए आप एक कार को देख रहे हैं जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है और इसमें यहाँ कोई पेंडुलम लटका हुआ है इस कार में, तो जैसे ही ये कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होती है तो इस कार के एक्सेलरेटेड होने से ये जो पेंडुलम है इसकी छत में, ये इस जो कार का जो फ्लो ऊपर रूफ है इस कार की, वहां टच हो जाता है। तो इस, जबकि यहाँ कार के अंदर इस ड्राइवर को छोड़ के जो यहाँ बैठा हो सकता है, इसको छोड़ के बाकी कोई और नहीं है जो इस पेंडुलम को पकड़े हुए है। जो छत में इस कार की जो छत है उसमें टच हो रहा है ये पेंडुलम। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सा बल है जो ऐसे काम कर रहा है, जो ऐसा वर्क कर रहा है कि कभी तो हमें वो आगे की तरफ झुकाता है, कभी वो पेंडुलम को पीछे की तरफ ले जाता है। तो ये ऐसा कौन सा फोर्स है? एक्सीलरेशन इस साइड है और ये एक्सीलरेशन की वजह से जो फ्रीली जो पेंडुलम यहाँ लटका हुआ है ये कार की छत में ये टच होता है। जब तक ये कार एक्सीलरेटेड रहती है तब तक ये जो पेंडुलम है उस छत में टच रहता है। तो यहाँ जो फिर से जो वर्क कर रहा है इस सिचुएशन में एक स्यूडो फोर्स है, एक्सीलरेशन इस साइड और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, यानी अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ एनी बॉडी और इन दिस सिचुएशन दिस कार। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और जो स्यूडो फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं था, लेकिन फिर भी स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट हम लेके आए और उसको वैलिडेट किया। दूसरा एक कंसेप्ट है, ये है कि ये हमारे पास कोई डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है, जो इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है इस तरह से, और इसी के सरफेस, इसी के प्लेन में हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं और जेड एक्सिस कुछ इस तरह से रहा होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द डिस्क इस तरह से रहा होगा। तो इस जेड एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो यहाँ अगर कोई एक छोटा सा पार्टिकल रख दें, कोई भी एक पार्टिकल, और रेस्ट में अभी ये डिस्क है और इस डिस्क को आप रोटेट कराना शुरू करें, तो ये जो पाथ रहेगा इस पार्टिकल का ये कुछ इस तरह से कर्व्ड पाथ रहेगा। तो इस कंडीशन में जब आप एक डिस्क को रोटेट कराते हैं और उसके ओरिजिन पे यहाँ जहाँ से जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं, यहाँ कोई पार्टिकल रखते हैं, तो उसका जो मोशन रहता है पार्टिकल का, दो तरह का यहाँ रिजल्ट हमें मिलता है। एक तो ये सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है और दूसरा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है बल्कि एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। ओके, सो इन दिस केस ऑफ रोटेटिंग डिस्क, स्यूडो फोर्स एक्टिंग, द फर्स्ट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, जिसके कारण ये बाहर की तरफ मूव करता है। और दूसरा फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, जो एक्टिंग करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसी फोर्स की वजह से इसका जो पाथ है पार्टिकल का वो एक कर्व्ड पाथ में ये मूव करता है। तो यहाँ दो स्यूडो फोर्स वर्क करते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बचाने के लिए ये स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है। कर्व्ड पाथ किसी भी पार्टिकल का केवल तभी होता है जब जो फोर्स एक्ट करे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो जो रिजल्टेंट पाथ होता है किसी भी पार्टिकल का वो कर्व्ड पाथ होता है। एक बहुत फेमस सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री पे एंटर करे तो उसका रिजल्टेंट पाथ क्या होगा। नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट पाथ एक सर्कुलर पाथ होता है, हालांकि वहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हेलिकल भी हो जाता है वो पाथ, है ना। और एक पोजीशन ऐसी भी है कि वो विदाउट स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है। तो वो जो परपेंडिकुलर जब भी फोर्स वर्क करेगा वेलोसिटी के, तो इसी कारण वो जो रिजल्टेंट पाथ होता है वो कर्व्ड पाथ होता है।
ओके तो इस तरह की सिचुएशन में, जैसे इस कार का एग्जांपल हमने कंसीडर किया, यहाँ फिर हमने एक डिस्क का एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है फॉर द सेक और फॉर द वैलिडेशन ऑफ न्यूटन्स first law of motion. Okay, so to validate the Newton's first law of motion, the concept of pseudo force comes into our study. वैसे कोई कंसेप्ट लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप ये जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमें वैलिड करके रखना है, तो हमें pseudo force का कंसेप्ट आया। तो इस लेक्चर में जो हमने समझा वो समझा, पहली बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक्सिस सिस्टम होता है जो किसी भी व्यक्ति की, किसी इवेंट की, किसी बॉडी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर वो टाइम के साथ मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक शब्द से हम रूबरू हुए, हम परिचित हुए, और वो हमने कहा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है वो इनर्शियल हुए, जहां नहीं है वो नॉन इनर्शियल हुए। तो मेनली हमने यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों ही समझा है इस लेक्चर में। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं? आपका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि आप जिस घर में अभी बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप वहाँ XYZ एक्सिस खींच के देखें तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग, जब टाइम डायलेशन वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना बन के हमारे सामने आती है। खैर वो हमारे अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जब कभी हम बाद में बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे तब हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, पर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन।